शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है पूरी दुनिया जंग से जूझ रही थी लेकिन अब देश में सिलेंडर पर मार हो रही है। लोग गैस और तेल से जूझ रहे हैं। महंगा पड़ेगा तेल पर अफवाह का खेल। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती, जहां सिलेंडर भरवाने के लिए ये दौड़ हो रही थी। सर पर सिलेंडर, कंधे पर सिलेंडर उठा उठा कर भाग रहे थे कि पहले पहुंचे और जल्दी से जल्दी सिलेंडर भरवा लें। तस्वीर उत्तर प्रदेश के बस्ती की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी सिलेंडर की दौड़ में शामिल हैं। लोगों में डर और अफवाह है कि कहीं गैस मिलनी बंद ना हो जाए। इस डर और अफवाह में लोग दौड़ लगा रहे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए और एक साथ बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं सिलेंडर भरवाने। अब देखिए, जब लाइन लंबी हो तो मारपीट तक की नौबत आ जाती है। ये मारपीट शुरू हो गई, सिलेंडर पर मार। यूपी के गोरखपुर की तस्वीरें हैं। सिलेंडर भरवाने को लेकर मार शुरू हो गई। घूसे, लात चल रहे हैं, थप्पड़ चल रही है। पुलिस आई है। पुलिस ने उसके बाद देखिए दोनों को पकड़ा है और दोनों को पकड़कर पुलिस ने लाठी का डर दिखाया और अपने साथ दोनों को ले गई। और देखिए सिलेंडर का हाल यह है कि श्रावस्ती, चलिए श्रावस्ती में महिला सिलेंडर भरवाने की लाइन में लगी थी और बेहोश हो गई, जमीन पर चित्त गिर गई। महिला को आप देख रहे हैं, महिला बेहोश हो गई, लंबे वक्त से लाइन में खड़ी थी। बताया जा रहा है लोग तड़के आधी रात से ही एजेंसियों के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं इस खौफ में कि कहीं घर का सिलेंडर खत्म हो जाए और फिर मिले ना। दूसरी तरफ देखिए, बेंगलोर लिए चलता हूं। बेंगलोर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। अब देखिए सिलेंडर इतना कीमती हो गया है कि सिलेंडर की चोरी हो गई। यूपी के झांसी में ये सैकड़ों सिलेंडर चोर चुरा ले गए थे। उसके बाद पुलिस ने खोज खबर शुरू की कि आखिर सिलेंडर क्यों और कैसे, किसने चुराए। ये देख रहे हैं, उसके बाद सिलेंडर चोर पकड़े गए। पुलिस ने इन्हें पकड़ा। इनके पास से देखिए कैश और असलाह कट्टा बरामद हुआ। ये सारे सिलेंडर चोरी कर लिए गए थे। अब ये सिलेंडर को लेकर ऐसी मार मची है कि अब सिलेंडर सोना चांदी जैसे चोरी होने लगा। दूसरी तरफ देखिए, चेन्नई में प्रदर्शन हो रहा था, सिलेंडर की अर्थी निकल रही थी। सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। பொருளாதாரம் இருக்கிறது, சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து பாரதிய ஜனதா அரசை கண்டிக்கின்ற வகையில் பொருளாதாரம் இருக்கிறது, சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து। अब ये सच है कि लोगों में डर बहुत ज्यादा है, इसलिए एक साथ बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर भरवाने एजेंसियों तक पहुंच रहे हैं और संभव है जब सब एक साथ जाएंगे तो सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब देखिए तेल की हालत देखिए। पेट्रोल पंप पर यह तस्वीर आई है बस्ती से। बस्ती में देखिए इस पंप पर तेल नहीं है। क्या ये अफवाह है और क्या ये दहशत है? बिहार के कैमूर से तस्वीर आई
देखिए एक ट्रक आया था, पहुंचा ही था सिलेंडर से भरा ट्रक कि लोग पहुंच गए वहीं तक। दूसरी तरफ अयोध्या लिए चलता हूं। अयोध्या में जो राम रसोई है, राम रसोई बंद कर दी गई है फिलहाल इसी वजह से कि सिलेंडर नहीं है उपस्थित। ईरान के बीच चल रहे युद्ध तनाव के कारण देश में रसोई गैस की किल्लत के कारण आपातकालीन स्थिति में आज राम रसोई स्थगित की जाती है। तो राम रसोई फिलहाल अयोध्या में स्थगित कर दी गई। अब देखिए किस राज्य में क्या हालात हैं, ये देख रहे हैं यूपी में क्या हाल है। दावा है कि यूपी के कई शहरों में बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। राज्य में कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। कुछ जगह लोग एजेंसियों पर तड़के ही लाइन लगाकर पहुंच गए। घंटों इंतजार के बावजूद कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाया है। गोरखपुर के डीएम के मुताबिक जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। हर दिन करीब 23,000 सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुरादाबाद में लोगों के मुताबिक अब सिलेंडर घर नहीं पहुंच रहे हैं। पहले बुकिंग के बाद सिलेंडर घर पहुंच जाता था, अब खुद जाकर लाना पड़ रहा है। यूपी के झांसी में चोरी हुए 524 गैस सिलेंडर पुलिस ने बरामद कर लिए। इस मामले में एजेंसी मालिक समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो मैनपुरी के लोगों का आरोप है कि बुकिंग के बाद ओटीपी नंबर नहीं मिला है। दूसरी तरफ देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की वकील कैंटीन में गैस सप्लाई रोक दी गई है। इसके बाद यहां खाने का मेन कोर्स बंद करना पड़ गया है। कैंटीन में सिर्फ सैंडविच, सलाद, फ्रूट चाट जैसे स्नैक्स मिल रहे हैं। अब रेलवे ने भी अपने फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है। जन आहार में यात्रियों को भोजन सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। एलपीजी की कमी होने पर माइक्रोवेव और इंडक्शन के विकल्प का इस्तेमाल किया जाए। रेडी टू ईट फूड का पर्याप्त स्टॉक रखने को भी कहा गया है। दूसरी तरफ देखिए बिहार में सिलेंडर को लेकर कई जिलों में दूसरे दिन भी लंबी कतार दिखी है। गोपालगंज, खगड़िया, औरंगाबाद, पटना समेत कई जिलों में सुबह से भीड़ दिखी। सुपौल में कुछ लोगों का दावा है एक सप्ताह से घरों में चूल्हा बंद पड़ा हुआ है। बिहार के कैमूर में 1800 से 2000 में सिलेंडर मिलने का दावा है। कुछ जगहों पर सिलेंडर के लिए 3000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक एलपीजी की सप्लाई सामान्य है। इस तरह पैनिक खरीदारी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में 2 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो रही है। होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री सब इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिन घरों में शादी है उनकी टेंशन बढ़ गई है। केटरर्स के मुताबिक यह इमरजेंसी जैसी स्थिति है। अकेले भोपाल में ही 20 दिन में 1000 से ज्यादा शादियां हैं। इंदौर में लकड़ी, भट्टी जैसे पारंपरिक ईंधन जलाने पर जोर है। भोपाल में स्टॉक रखने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान देखिए, राजस्थान के कई शहरों में गैस की किल्लत हो गई है। कमर्शियल सिलेंडरों की बिक्री काफी हद तक प्रभावित हुई है। जयपुर में घरेलू 14 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 916 रुपए है, लेकिन कालाबाजारी में इसकी दरें दोगुनी से भी ज्यादा वसूली जा रही। एनडीटीवी की टीम से डिलीवरी मैन ने 1800 रुपए की डिमांड की है। कई जगहों पर हॉस्टल और मेस में खाना बनाना बंद हो गया है। सरकारी स्कूलों में भी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है। राजस्थान में इससे स्कूल में मिलने वाले पोषाहार पर संकट आ गया है। जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर 2500 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है। तो पंजाब में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई ठप होने से ढाबा मालिक परेशान हैं। लोग ब्लैक में कमर्शियल सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हैं। लुधियाना में घरेलू सिलेंडर की बुकिंग बंद हो गई है। हरियाणा में गैस एजेंसियों के बाहर आज लंबी लाइनें हैं। पहले 1 से 2 दिन में घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती थी, अब इसमें 1 हफ्ते तक का टाइम लग रहा है। सुनिए जरा आम लोग क्या कह रहे हैं जो लाइन में लगे हैं सिलेंडर की। गोईठा नहीं है, गैस पे हम लाचार हैं, अब बच्चा भर रहा है। अब बताइए भैया, अब 2000 रुपए का कहाँ हम गैस किने जाएं? सब पब्लिक कर रहा है, 2000 गैस मिल रहा है। बताइए 3 दिन से आदमी आ रहा है जा रहा है, तो ओटीपी करो तो ये मैसेज दो, सब चीज कर लिए। ठीक है भैया, कल मिलेगा। सोमवार को भी नहीं मिला, मंगलवार को भी नहीं मिला। मार्केट में जाओ भैया, दे दो कोई 2000 रुपया, 1800 रुपया, कहाँ से लाएगा भैया पैसा इतना?
ब्लैकमेलिंग है ये। हम लोग को रोज आ रहे हैं, रोज वापस चले जा रहे हैं। गोदाम का न ताला खुल रहा है, न उनका लेबर कोई स्टाफ आ रहा है। और यहाँ मार्केट में 2-2 हजार का 1800 का ब्लैक गैस धड़ल्ले से बिक रहा है। और हम जनता 3 दिन से परेशान है। बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, परेशानी सिलेंडर के लड़ से भागो, हमको इनको ड्यूटी भी जाना है, बहुत परेशानी है। अब तो 8 दिन हो गए मुझे लगाए हुए, अभी तक कोई पेमेंट हो चुकी है, कोई गैस नहीं आई। हाँ सर, सुबह से मिस कॉल कर रही हूँ बट मिस कॉल का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। काम छोड़ के आ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, 2-2 घंटे लग रहे हैं, इसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अपना काम धंधा छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पे लाइन में लग रहे हैं, यहाँ पे इसके बाद में फिर OTP लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो वो कल भी आए, इन लोगों ने मना कर दिया कि 12 के बाद टंकी नहीं मिलेगी। सामने वाले ने चूल्हे पे खाना बनाया, कल परेशान हुए। कल भी ऑफिस पे जाने पे ये हो रहा है कि गोदाम पे जाइए, गोदाम पे मिलेगा, और गोदाम पे यहाँ पे आने के बाद अगर समय से नहीं आएंगे तो आधे लोग लौट जा रहे हैं, मिल नहीं। गैस की किल्लत है और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अधिकारी रोज झूठ बोलते हैं। एक गैस लेने आए हुए हैं और लड़की की हमारी कल शादी है और लाइन में लगने के बाद जल्दी मिल नहीं पा रहा है। समस्या है, अब कैसे क्या किया है कुछ समझ नहीं। सरकार अब इसके लिए कुछ करे। सिलेंडर नहीं मिलेंगे कहाँ से बनाएंगे खाना? फिर तो हम तो निर्भर ही इसी भी काम पे है, और तो कोई काम दाम है नहीं। फिर तो हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़ेगी। अगर गैस नहीं मिला तो हम लोग को शाम का बाद आज लास्ट है, ऐसा है। क्या बात है? हाँ जी, माल गाड़ी आ नहीं रही तो सप्लाई करा नहीं पा रहे। कमर्शियल की तो बंदी कर दी इन्होंने। हमारे पास सिलेंडर नहीं है, 1 हफ्ता हो गया कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है सर। ऐसे तो हमने प्रॉब्लम इतनी हो जाएगी कि हमें तो सर भीख मांगनी पड़ेगी। क्या करे सर, रोड पर आना पड़ेगा। क्या वाकई लोग अफवाहों के शिकार हैं या जमीन पर यह परेशानी है? क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं वो जो सह रहे हैं, जो ग्राउंड पर झेल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अब देखिए चेन्नई में क्या हो रहा है। चेन्नई में सीएनजी के लिए ऑटो की लंबी लाइनें लगी हुई। ये लंबी लाइन सीएनजी भरवाने की है। दूसरी तरफ देखिए प्रोटेस्ट भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट है। अलका लांबा ने आज प्रदर्शन किया है। महंगाई की मार दूसरी तरफ देखिए तेल भरवाने वालों की लाइन। लोगों को डर है तेल और गैस को लेकर, इसलिए लोग टंकी फुल करा लेना चाहते हैं। पटना लिए चलता हूं आपको। पटना में देखिए, पटना में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। तेल और गैस पर प्रोटेस्ट है। बंद करो। आम जनों में त्राही हो चुका है। रेस्टोरेंटों में ताला लटक रहा है। गैस क्यों नहीं पब्लिकों को आपूर्ति किया जा रहा है? अपाखोरी इस तरह का चलेगा तो हम लोग इसके लिए उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे। अब दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है। अगर जहां सिलेंडर नहीं मिल रहा, खासतौर से कमर्शियल सिलेंडर जो होटल और रेस्टोरेंट के लिए, तो हैदराबाद की तस्वीरें पहले देखिए ऐसे बनता था खाना होटल में, अब देखिए कोयले में पक रहा है। और हालात न बिगड़ने पाए इसके लिए यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त आदेश दिए अधिकारियों को। उत्तर प्रदेश में गैस तेल की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम एसपी को सख्त निर्देश दिए। यूपी के कई जिलों में से गैस को लेकर शिकायतें आ रही थी। इसके बाद योगी ने राज्य के हालात की समीक्षा की। सीएम के निर्देश के बाद पुलिस अधिकारी फील्ड पर उतरे। नोएडा, लखनऊ, कानपुर में प्रशासन की टीम सड़कों पर उतरी है। पेट्रोल पंपों, गैस गोदामों और गैस एजेंसियों का जायजा लिया है। कहीं जानबूझकर गैस या पेट्रोल डीजल की कमी तो नहीं बनाई जा रही है। कई स्थानों पर स्टॉक रजिस्टर, सप्लाई रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। ग्राहकों को तय दरों पर सामान मिल रहा है या नहीं, इस पर भी नजर रखी जा रही है। अगर कहीं गड़बड़ी या जमाखोरी की शिकायत मिलती है तो संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के औचक निरीक्षण के आदेश हैं ताकि किसी तरह की अफवाह और संकट को खत्म किया जा सके। गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने
पेट्रोल डीजल की उपलब्धता की भी समीक्षा की है। सीएम को बताया गया है कि राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। राज्य भर में सामान्य तरीके से पेट्रोल डीजल खरीदा जा रहा है। सुनिए जरा अखिलेश क्या कह रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। यूपी जैसा बड़ा स्टेट जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। कहाँ किल्लत है मध्य, जितना चाहिए उतना हमसे ले लीजिए। सर सरकार ने पैनल बनाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये विपक्षियों की एक अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए जरा बात यह है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तस्वीर पहले मैं आपको दिखाऊं, वडोदरा की तस्वीर है। वडोदरा में सिलेंडर के लिए लंबी लाइन है। क्या लोगों को यह लग रहा है कि जल्दी सिलेंडर भरवा लें, गैस ले लें, वरना फिर मिलेगी नहीं? लेकिन सरकार बार बार कह रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह तस्वीर चंडीगढ़ की देख रहे हैं। चंडीगढ़ में भी देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। अब आइए मैं आपको बताऊं अफवाह क्या है और सच क्या है, क्योंकि इस बीच अफवाहों का बाजार भी है। अफवाह यह है कि सरकार के पास गैस स्टॉक खत्म हो गया है, यह अफवाह है। सच यह है सरकार के पास गैस का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अफवाह यह है गैस कम है, अभी सिलेंडर बुक नहीं होंगे। तो सच्चाई यह है कि अब 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक होगा। अफवाह यह है गैस सिलेंडर का बुकिंग सिस्टम बंद हो गया है। सच यह है गैस की बुकिंग सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। अफवाह यह है कि ऑनलाइन या हेल्पलाइन नंबर से सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ जगहों पर इस तरह की दिक्कतें पेश आई हो, लेकिन भारी ट्रैफिक की कारण कुछ तकनीकी देरी हो सकती है, क्योंकि सभी को एक साथ सिलेंडर चाहिए। अफवाह यह है एलपीजी और सीएनजी की सप्लाई रुक जाएगी। सच यह है कि एलपीजी सीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी। एक अफवाह यह है कि गैस सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़ने वाले हैं, इसलिए भरवा लो। सच्चाई यह है कि घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल 115 रुपए बढ़ चुका है और सिलेंडर के और दाम बढ़ाने की कोई योजना सरकार की नहीं है। एक अफवाह यह है कि एलपीजी उत्पादन पर रोक लग जाएगी, तो इसकी सच्चाई यह है कि सरकार ने प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। 2 दिन में 10% तक उत्पादन बढ़ा दिया गया है। एक अफवाह यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल गैस संकट बढ़ा है। इसकी सच्चाई यह है कि भारत के पास तेल गैस के दूसरे रूट भी मौजूद हैं। भारत 40 देशों से तेल गैस खरीदता है, इसलिए सच्चाई पर ध्यान देने की जरूरत है और अफवाहों से दूर रहें। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए। होटल हमारे बंद हो रहे, हमारे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास पर सबसे बुरा असर पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बाहर रहते हैं, उस पर असर पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि अविलंब फीस की वार्ता हो। सरकार कहने की हिम्मत नहीं है। ट्रंप जो चाहते हैं वही होता है। भाई एलपीजी जो कॉमर्शियल है होटल में नहीं मिल रही है। मुझे अभी फोन आ रहा है मेरी होटल में नहीं है, होटल बंद हो जाएगा। घर में नहीं है। मेरी वाइफ ने 2 जो है उसके इलेक्ट्रिक चूल्हे बड़े बड़े घर मंगाए हैं। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है और हमने बड़ी मेहनत से, मैं एमएलए हूँ, मुझे घर के गैस के लिए जरूरत थी, तो किसी ने कहा कि उसमें जो है ब्लैक से मिल रहा है। मैंने कहा भैया ले लो, ब्लैक से ले लो, नहीं तो क्या मुश्किल है। यानी बिल्कुल से हालत खराब है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। महंगी की जा रही है तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एलपीजी का जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज का कारण सब दुनिया जानती है, बाहर के लोग भी जानते हैं और किराया और उसकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी युद्ध के कारण ऐसा हो रहा है और उसमें भारत सरकार की कोशिश जरूर है कि आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस भूमिका को रखा है। जिन लोगों के मन में अनिश्चितता है और उस अनिश्चितता के बरक्स प्रधानमंत्री को जो टिप्पणी करनी चाहिए थी, सदन के अंदर जब एमईए बयान देते हैं तो सवाल नहीं लेते हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं लेते हैं। इतनी ओपेसिटी हमने कभी नहीं देखी। अगर आपके पास कमी नहीं है,
आप रात को कह रहे थे कि कमी नहीं है, 60 रुपए एकदम आपने सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए। सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो स्ट्राइक करे हुए हैं, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कहाँ आसमान पे चली गई। अभी देखिए होता है क्या। तो भारत में सरकार की भी कोशिश है कि इसका असर जो है वो आम लोगों पर कम से कम पड़े, नुकसान कम से कम हो, किल्लत कम से कम हो, और इस दृष्टि से सरकार जो है वो मजबूती के साथ प्रभावी उपाय लगातार कर रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस संकट के समाधान का सबको हिस्सा बनने की जरूरत है। सियासी व्यवधान का किस्सा किसी को गढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। अब देखिए जरा देश में जो माहौल है इस जंग की वजह से। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में थे, केरल में चुनाव भी है और कोच्चि में मोदी का रोड शो था। पीएम मोदी ने बताया इस हालात में आखिर हमें कैसी तैयारी करनी है, तब को इस हालात से कैसे निपटना है। तो पूरी दुनिया में जब तेल और गैस संकट पर हाहाकार मचा हुआ है तब पीएम मोदी ने फिर मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है। मोदी ने कहा आत्मनिर्भर होना अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। कोरोना काल और यूक्रेन संकट में आत्मनिर्भरता से चुनौती का सामना किया। गल्फ में चल रहे युद्ध ने हमें फिर आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया है। पेट्रोल और डीजल पर विदेशी निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, फिर रिफाइन कर यह पेट्रोल और डीजल के रूप में बेचा जाता है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक बस और ई गाड़ियों पर बल दिया जा रहा है। रेलवे के 100% विद्युतीकरण की कोशिश की जा रही है। सोलर पावर प्रोजेक्ट पर भी बड़ी तेजी से काम हो रहा है। भारत तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा पैदा करने वाला देश है। अभी चीन सोलर एनर्जी में नंबर 1 है और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। 2030 तक भारत 500 गीगावाट के साथ अमेरिका से आगे हो सकता है। खाना पकाने से खेतों की सिंचाई और कारखानों तक में काम आती है। सौर ऊर्जा के जरिए भारत तेल और गैस का विकल्प तैयार कर रहा है। जैव ईंधन जैसे बायोडीजल और एथेनॉल पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि भारत हथियारों की तरह ऊर्जा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सके। अभी भारत ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर आकाश मिसाइल सिस्टम बनाता है। 85 से ज्यादा देश भारत से बड़े बड़े हथियार खरीदने लगे। रक्षा क्षेत्र में भारत का निर्यात 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मोदी का कुछ ऐसा ही प्लान ऊर्जा क्षेत्र में भारत को बढ़ाने का है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कह रहे हैं। गल्फ में चल रहे युद्ध में हमें आत्मनिर्भरता का महत्व भी फिर से समझाया है। एनर्जी हो या फिर अन्य सेक्टर, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है और वर्तमान संकट ने एक बार फिर इसे सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जंग के दौर में जब दुनिया परेशान है, हम तक भी आंच आ रही है, तो यह बिल्कुल सही मौका है कि हम आत्मनिर्भरता के बारे में सोचें। अब आइए आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है और यह बैलिस्टिक मिसाइल छोटी मोटी नहीं, खुर्रम शहर और खैबर जैसी मिसाइलें दागी हैं ईरान ने इस बार। इसके साथ ही ईरान ने नौसेना की ताकत भी दिखाई है। ये ईरानी नौसेना की ताकत आप देख रहे हैं।
आपको दिखाता हूं ईरान ने किस तरह से ड्रोन लॉन्च किए हैं। ये ईरानी ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान लगातार ड्रोन भी दाग रहा है, खासतौर पर शाहेद ड्रोन ईरान की IRGC ने दागे हैं। अब आपको लिए चलता हूं कि ईरान ने कैसे समंदर के अंदर, समंदर के नीचे माइंस बिछा दिए। सोचने में आपको नया लगेगा, लेकिन कैसे सी माइंस काम करती हैं। जहाज जैसे ही वहां तक पहुंचते हैं और धमाके हो जाते हैं, ठीक इस तरह से करके धमाके होते हैं। ये AI वीडियो है, आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अमेरिका का यह कहना है कि ईरान ने समंदर में माइंस बिछा दी हैं, जहाज आगे जाए और इस तरह से धमाका हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रंप का कहना है वो 20 गुना ज्यादा ताकत से ईरान को मारेंगे। और अब देखिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने ईरानी शिप्स पर अटैक करना शुरू किया है, इसी गुस्से में, इसी डर में। अमेरिका का दावा है उसने ईरान के 16 जहाज अब तक तबाह कर दिए। न सिर्फ जहाज बल्कि ईरानी पनडुब्बी पर भी अमेरिका ने अटैक किया है, दावा किया है। समंदर के अंदर पनडुब्बी थी और उस पनडुब्बी पर अटैक हुआ। आप देख रहे हैं पानी कितना ऊंचा उठा है धमाके के बाद। इसी तरह ईरान ने अटैक किया है बैंकॉक के, बताया जा रहा है ये शिप, ये वेसल, इस पर अटैक किया है। हॉर्मूज पर था ये, हॉर्मूज से ही तेल के जहाज ज्यादातर गुजरते हैं, वहां या तो अटैक कर रहा है ईरान और, लेकिन अमेरिका एक अलग दावा कर रहा है। अमेरिका क्या दावा कर रहा है मैं आपको बताऊं। अमेरिका इस तरह की बात कह रहा है कि शिप जैसे ही आता है नजदीक, नीचे माइंस हैं और धमाका हो जाता है। क्या ईरान ने अब समंदर में बारूदी जाल बिछा दिया है ताकि हॉर्मूज स्ट्रेट से दूसरे देशों के कोई जहाज ना गुजर सके? अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि ईरानी नेवी माइन बिछा रही है और यह काम वो छोटे छोटे जहाजों के जरिए हॉर्मूज स्ट्रेट पर कर रहा है। खतरे के शक में अमेरिका ने ईरान के 16 जहाज तबाह कर दिए। हमले से पहले ट्रंप ने ईरान को बारूदी सुरंग ना बिछाने की धमकी दी थी। अमेरिका इजराइल ने हमले में ईरान की हथियार ताकत काफी कम कर दी है, लेकिन दावा है ईरान के पास अब भी काफी बारूदी माइंस की क्षमता है। ईरान ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया की मदद से खास माइंस विकसित किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 3 से 4 हजार बारूदी माइंस हैं। समंदर में बारूदी खदान बिछाने के लिए ईरान के पास कई तकनीक है। एक तरीका क्या है? नेवल माइंस, यानी पानी के नीचे बारूदी खदान बिछा देना। समंदर में पानी के नीचे इस तरह विस्फोट का जाल बिछा दिया जाता है कि कोई जहाज इनसे टकराता है, धमाके के साथ तहस नहस हो जाता है। दूसरा तरीका है मूंड माइंस, यानी समंदर तल पर लंगर वाली खास सुरंग। इसमें विस्फोट वाली माइन पानी के अंदर तय गहराई पर तैरती रहती है और जब जहाज इन खदानों से टकराते हैं तो इनमें धमाका हो जाता है। और तीसरा तरीका है बॉटम माइंस। इसमें विस्फोटक समुद्र तल में रखे होते हैं और जहाजों का पता लगाने के लिए सिर्फ सेंसर पर निर्भर होता है। सेंसर भूकंप जैसी हलचल, आवाज और चुंबकीय सिग्नल जमा करते हैं और जब कोई जहाज बारूदी सुरंग के ऊपर से होकर गुजरता है
इस तरह से, तो सिग्नल मिलते ही माइन फट जाती है और जहाज तबाह हो जाता है। क्या ईरान ऐसे ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को तबाह करना चाहता है? सुनिए जरा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं और IRGC के कमांडर। President Trump reiterated his commitment toward. अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल और सामान की आवाजाही रोकने की कोशिश करता है तो उसे भारी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अभी तक अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी तेल टैंकर या जहाज को एस्कॉर्ट नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना ये कदम उठा सकती है। It is a good thing to wipe out terrorism. अगर कोई दुश्मन के इशारे पर हमारे खिलाफ आता है तो हम उन्हें प्रदर्शनकारी या ऐसा कुछ नहीं समझते। हम उन्हें दुश्मन मानते हैं और हम उनसे वैसे ही निपटेंगे जैसे दुश्मन से निपटते हैं। और ईरान का तो बच्चा बच्चा गोली चलाने को तैयार है। तो अटैक सिर्फ ईरान नहीं कर रहा है, इजराइल ने भी बड़े हमले किए हैं। इजराइल न सिर्फ ईरान पर अटैक कर रहा है बल्कि इजराइल लेबनान पर भी हमला कर रहा है। हमला पर यह तस्वीर देख रहे हैं, फास्फोरस बम, जो बम बैन है, जो कहा जाता है कि इस बम को आप लोगों के बीच नहीं मार सकते, फास्फोरस बम दाग दिया है इजराइल ने। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। ये एक और हमला है, इजरायली हमला जो हिजबुल्लाह के ठिकाने पर है। दूसरी तरफ तेहरान में मैं आपको दिखाऊं, ईरान की राजधानी तेहरान में इस इमारत पर धमाका हुआ और उसके बाद पूरी इमारत आप देख रहे हैं तबाह हो गई। दावा है कि ईरान के एक स्कूल पर भी अटैक किया गया है। इससे पहले भी एक स्कूल पर हमला हुआ था, बच्चियों का स्कूल। एक और स्कूल बताया जा रहा है जिस पर इजरायली हमला हुआ। और ज्यादातर जो स्कूल हैं वो इस वक्त उन लोगों की पनाहगाह बने हुए हैं, जो लोग जिनके आशियाने उजड़ गए, जिनके पास घर नहीं है, जो सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों में छिपते हैं। इसी तरह के एक इजरायली हमले में देखिए ईरान में लाशों का ढेर लग गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। دقیقا محلیه که راکت اصابت کرده और अब तक के हुए हमलों में बहुत से ईरानी कमांडर भी मारे गए हैं। आज उनकी अंतिम विदाई थी, अंतिम यात्रा निकल रही थी, हजारों की भीड़ सड़कों पर थी। अब देखिए ईरान क्या कर रहा है। ईरान भी मिसाइल दाग रहा है। ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल फतेह दागी है इजराइल पर। ये देखिए फतेह मिसाइल की तस्वीरें हैं और फतेह के साथ साथ खुर्रम शहर और खैबर जैसी मिसाइल भी दाग रहा है। ईरान अब अटैक करने जा रहा है अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर पर। कुछ दिन पहले एक हमला किया था ईरान ने। यह हमला किया था
अमेज़न के ऑफिस पर अटैक किया था। और अब दावा है कि कुछ और अमेरिकी कंपनियों जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं, इनके ठिकानों पर, इनके जो दफ्तर हैं, जो ऑफिसेज हैं, उस पर अटैक करेगा अमेरिका। देखिए क्या तैयारी है ईरान की और क्यों इन बड़े कंपनियों पर अटैक करने वाला है। 8 मार्च को ईरान ने अमेज़न वेब सर्विस डेटा सेंटर पर हमला किया। यूएई स्थित इस डेटा सेंटर पर शायद 136 ड्रोन से हमला किया गया। फिर ईरान ने बहरीन में एक अमेरिकी डेटा सेंटर पर निशाना साधा। अब ईरान अमेरिकी कंपनियों के ऑफिस पर हमला कर सकता है। ईरान जिन्हें निशाना बना सकता है उनमें ज्यादातर टेक कंपनियां हैं, जैसे गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल। इन कंपनियों के ऑफिस इजराइल में, दुबई में, अबू धाबी में मौजूद हैं। साथ ही ईरान अमेरिकी इजरायली बैंकों पर भी हमला कर सकता है। सऊदी अरब और बहरीन में कई अमेरिकी बैंकों के दफ्तर मौजूद हैं। ईरान ने लोगों को अमेरिकी इजरायली बैंकों से दूर रहने की सलाह दी है। दरअसल अमेरिका इजराइल ने तेहरान में बैंक को निशाना बनाया। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दी और अमेरिकी आर्थिक केंद्रों, बैंकों को निशाना बनाने की बात कही है। तो अगले टारगेट तेल के ठिकानों के बाद, अमेरिका के एयर बेसेस के बाद अब है ये बड़ी कंपनियां। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर एक्सपर्ट्स। इजराइल के रक्षा मंत्री को, हम तेहरान और पूरे ईरान में इस शासन और इसके रणनीतिक उद्देश्यों को कुचलने के लिए लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन एक एक लक्ष्य को भेदते हुए हम ऐसा इसलिए भी करते रहेंगे ताकि ईरानी जनता उठ खड़ी हो, कार्रवाई कर सके और इस शासन को उखाड़ फेंक सके। अंततः यह उन्हीं पर निर्भर है। अब देखिए जरा ईरान कैसे अटैक कर रहा है इजराइल पर। अब तक आपने देखा कि इजराइल ने हमले किए ईरान पर, ईरान रहा है, लेकिन यह तस्वीर देखिए, तेल अवीव पर क्लस्टर बॉम्ब से अटैक हुआ है। क्लस्टर बॉम्ब एक साथ बहुत से बम अपने साथ ले जाता है। उसके बाद देखिए ये मिसाइल दागी गई। फिर तेल अवीव का आसमान देखिए जरा, ये इजराइल की राजधानी के आसमान में आपको मिसाइल दिखाई देंगे और मिसाइल कुछ इंटरसेप्ट करता है आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम, कुछ मिसाइलें सीधे जाकर रिहायशी इलाकों पर गिरी। और उसके बाद तेल अवीव में सायरन गूंजने लगा, लोगों के लिए अलर्ट था कि मिसाइल अटैक हो गया है। लोग फौरन अपने घरों से निकले और जाकर सुरक्षित ठिकाने पर छिपे। मैंने कल आपको बताया था कि ईरान अब 1-1 टन के बॉम्ब भी दाग रहा है। बड़े हमले रोकना मुश्किल है। ये तबाही के निशान आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा 1 टन की वही मिसाइल, ये आप देख रहे हैं इजराइल में ईरानी मिसाइल, उसका मलबा जिसे क्रेन से निकाला जा रहा है। अब इस जंग के बीच एक सवाल उठ रहा है, क्या ईरान अकेले लड़ रहा है या ईरान की मदद रूस और चीन, पुतिन और जिनपिंग कर रहे हैं? ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आई और कुछ दावे सामने आए जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ सैटेलाइट इमेज सोशल मीडिया पर तैरने लगी और दावा किया गया कि चीन ने जारी की हुई सैटेलाइट इमेज है जो अमेरिकी ठिकाने, अमेरिकी फाइटर्स की पोजीशनिंग बता रहे हैं, कहां उनकी तैनाती है ये बता रहे हैं। और ये
चीनी अगर सैटेलाइट इमेज है और चीन के जरिए जारी की गई है, तो क्या ये ईरान की मदद करने के मकसद से जारी की गई है कि ईरान को अमेरिकी तैनाती के बारे में जानकारी मिल सके? इसके अलावा कुछ तस्वीर ईरान ने जारी की है अमेरिकी सैन्य अड्डे की। ये अमेरिकी सैन्य अड्डे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमले के बाद की तस्वीरें देखिए जरा, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से हमला हुआ है। और उसके बाद देखिए जो हैंगर्स थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इन्हीं हैंगर्स में दरअसल फाइटर्स और जहाजों को खड़ा किया जाता है। तो क्या पुतिन और जिनपिंग साथ दे रहे हैं ईरान का? ये कौन कह रहा है? कहीं पुतिन और जिनपिंग ईरान की मदद तो नहीं कर रहे हैं? फिलहाल इस सवाल का पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इसको लेकर कुछ संकेत जरूर हैं और दावे भी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रूस अब ईरान की मदद करने लगा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ईरान को ड्रोन से जुड़ी मदद दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने रूस के आगे की रणनीति को लेकर भी दावा किया है। कहा रूस मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में भी मदद कर सकता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो रूस ईरान में अपने सैनिक भी भेज सकता है। ज़ेलेंस्की के दावों के बीच पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और युद्ध जल्द रोकने की अपील की ताकि क्षेत्र में तनाव कम हो। ईरान के राष्ट्रपति ने रूस के समर्थन के लिए आभार भी जताया है। दूसरी तरफ चीन की चाल को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। चीनी सोशल मीडिया पर ईरान हमले के संकेत मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और इंटरनेट पर अमेरिकी सैन्य तैयारियों से जुड़ी तस्वीरें फैलने लगी। तस्वीरों के साथ मंदारिन में तैयारियों की जानकारी दी गई थी। सैनिकों की तैनाती की सटीक लोकेशन के साथ दिखाया जा रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों को चीनी एआई कंपनी मिजार विजन ने शेयर किया था और बताया जा रहा है कि पहली तस्वीरें 20 फरवरी को ही आ गई थी, जबकि अमेरिका ने ईरान पर हमला 28 फरवरी को किया है। बाद में सैटेलाइट तस्वीरें लगातार चीनी सोशल मीडिया पर आती रहीं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान उन तस्वीरों से अलर्ट हो गया। सुनिए जरा चीन के विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। China's attitude is objective. प्राचीन चीनी ज्ञान चेतावनी देता है कि हथियार खतरनाक उपकरण है और इनका प्रयोग विवेक के बिना नहीं किया जाना चाहिए। मध्य पूर्व को आग की लपटों में घिरा देखकर मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा युद्ध है जो नहीं होना चाहिए था। यह एक ऐसा युद्ध है जिससे किसी का भला नहीं होता। Without discretion. चीन खाड़ी देशों पर हमलों से सहमत नहीं है और नागरिकों तथा गैर सैन्य लक्ष्यों पर अंधाधुंध हमलों की निंदा करता है। उसने सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने और बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। अब एक बड़ी चीज यह है कि ईरान की मदद अगर रूस और चीन कर रहे हैं तो ईरान के निशाने पर सबसे ज्यादा इजराइल है या फिर दुबई है। ये देखिए अब तक ईरान ने सबसे ज्यादा अटैक अगर किए हैं इजराइल के बाद और मुस्लिम देशों पर तो सबसे ज्यादा दुबई पर किए, जबकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुबई में अमेरिका के बेसेस नहीं है, उसके बावजूद दुबई ईरान के टारगेट पर है। अब देखिए इसीलिए दुबई में सबसे ज्यादा टेंशन है। ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा, एयरपोर्ट खचाखच भरा है, कदम रखने की जगह नहीं। अब देखिए जरा, आखिर दुबई क्यों निशाने पर है? अमेरिका और इजराइल का गुस्सा ईरान ने फिर दुबई पर उतारा है। इस बार ईरान ने दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया। दुबई एयरपोर्ट पर अचानक ईरानी ड्रोन के हमले से हड़कंप मच गया। ईरान के हमले से एक भारतीय समेत 4 लोग जख्मी भी हुए। ईरान ने अब तक यूएई पर 200 मिसाइल और 500 से ज्यादा ड्रोन दागे और सबसे ज्यादा अटैक यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई पर किया है। दुबई में अमेरिका का कोई बेस नहीं है, ना ही अमेरिकी सैनिक है दुबई में। फिर भी दुबई पर हमले के पीछे ईरान का बड़ा प्लान बताया जा रहा है। दरअसल यूएई ने इस जंग में अमेरिका और इजराइल का साथ दिया है। इससे ईरान नाराज है और अबू धाबी के साथ दुबई को टारगेट कर रहा है। दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे खास संपन्न शहर और निवेश स्थल है। पर्यटन और रियल एस्टेट के मामले में यह ग्लोबल सेंटर माना जाता है। 72,000 से ज्यादा करोड़पति और अरबपति दुबई में रहते हैं।
दुबई का अब तक का सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता था। खुद दुबई के एयर डिफेंस के लिए यूएई को अमेरिका भी मदद करता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही है, लेकिन ईरान ने बुर्ज खलीफा के पास भी मिसाइल और ड्रोन दागे और यह बताया कि वो हर डिफेंस को भेदने का दम रखता है। ईरान के खिलाफ जंग में जो भी खड़ा होगा उस पर वो अटैक करेगा। मतलब दुबई की इमारतों से एयरपोर्ट तक उसके टारगेट पर हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। आज सुबह आपने देखा होगा कि दुबई में एक भारतीय नागरिक घायल हो गया है। हमारा दूतावास उनके संपर्क में है, उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और हम उनकी भलाई और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उनके संपर्क में हैं। तो जैसे ईरान की मदद दूसरे देश कर रहे हैं, उसी तरह अमेरिका की मदद भी कई और दूसरे देश कर रहे हैं। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम की तैनाती दूसरे देशों में कर रखी है। यह थर्ड डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है जिस पर अटैक किया था पहले ईरान ने। इसी तरह अमेरिका ने अपने बॉम्बर जो है वो दूसरे देशों में तैनात कर रखे हैं, ब्रिटेन में भी। एक ये तस्वीर आई, देखिए बॉम्बर और विमान आगे पीछे हैं और B-2 बॉम्बर ईंधन लेता हुआ आसमान में। ये इन बॉम्बर्स की खासियत होती है इन विमानों की कि उड़ते हुए आसमान में ही ये तेल भर सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन का भी वॉरशिप पहुंच गया है युद्धपोत जहां जंग हो रही है उसके नजदीक अमेरिका की मदद करने के लिए इंग्लैंड से रवाना हुआ है युद्धपोत। अब देखिए ट्रंप की मदद करने के लिए कौन कौन से देश आगे आए। फ्रांस, चार्ल्स डिगोल विमान वाहक पोत रवाना कर दिया है फ्रांस ने। 8 एयर डिफेंस युद्धपोत तैनात कर दिए, 2 मिस्ट्रॉल क्लास हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। ब्रिटेन ने 200 जवानों के साथ HMS ड्रैगन डिस्ट्रॉयर रवाना कर दिया है। यह रॉयल नेवी टाइप 45 युद्धपोत है और B-52 और B-1 फाइटर प्लेन मुस्तैद हैं। ग्रीस ने 2 छोटे पोत साइप्रस भेज दिए हैं और 2 F-16 साइप्रस में तैनात कर दिए हैं। इटली ने पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेजे हैं। मेलोनी ने एयर डिफेंस भेजने का भी ऐलान कर दिया है। स्पेन ने पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज दिए हैं। ये दुनिया भर के देश, खासतौर से यूरोपीय देश, अमेरिका और इजराइल की मदद को आगे आए। अब जरा सुनिए इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या कह रहे हैं। मैं दक्षिणी ईरान के मिनाब स्कूल में हुई छोटी बच्चियों के नरसंहार की कड़ी निंदा करती हूँ। पीड़ितों के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों का शीघ्र पता लगाया जाए। इस युद्ध को और फैलने से पहले ही रोकना होगा। हमें दुख है कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों या आम नागरिकों के बीच कोई भेदभाव किए बिना एक पूरी आबादी जिनकी इन घटनाओं के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दुनिया में कोई भी अभी यह नहीं कह सकता कि यह सब कब तक चलेगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि लोगों की सुरक्षा जल्द से जल्द प्रभावी ढंग से शुरू हो जाए। स्थिरता हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जो लोग अब यूक्रेन से मदद मांग रहे हैं, उन्हें हमारी रक्षा में सहायता जारी रखना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हमारी हवाई रक्षा में। इस संघर्ष की शुरुआत से ही गैस की कीमतों में 50% और तेल की कीमतों में 27% की वृद्धि हुई है। अगर इसे यूरो में बदले तो युद्ध के इन 10 दिनों में यूरोपीय करदाताओं को ईंधन के आयात पर 3 अरब यूरो का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। यही हमारी निर्भरता की कीमत है। अब इस जंग में सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। क्या किम जोंग भी जंग में उतरने वाले, अपनी ताकत दिखा रहे हैं? किम जोंग ने आज एक खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये वो तस्वीरें, खुद ही वो वॉर रूम में बैठे थे और देख रहे थे मिसाइल।
अब देखिए किम जोंग ने कब क्या कर दें कोई नहीं जानता। एक ओर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है, दूसरी ओर अमेरिका और साउथ कोरिया सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इधर उत्तर कोरिया ने नेवी की स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की। उत्तर कोरिया के कमांडर किम जोंग उन ने इस परीक्षण को खुद बैठकर लाइव देखा। खबरों की माने तो ये मिसाइलें चोहोन नाम के वॉरशिप से दागी गई हैं। चोहोन उत्तर कोरिया का 5000 टन का नया युद्धपोत है और इस युद्धपोत से 6 मिसाइलें दागी गई जो 169 मिनट तक हवा में रहीं, जिसके बाद उन मिसाइलों ने एक टारगेट आइलैंड पर हमला किया। किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी ने भी मिसाइल का परीक्षण देखा है। किम की 13 साल की बेटी को उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। परीक्षण का उद्देश्य युद्ध के समय कमांड सिस्टम की जांच करना और उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत का प्रदर्शन करना था। इस परीक्षण के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या किम जंग में उतरेंगे। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर का समर्थन किया और कहा कि ईरान की जनता को सर्वोच्च नेता चुनने का पूरा अधिकार है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधा और कहा कि उनके कदमों से दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने एक और स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। ये एक हफ्ते में दूसरी बार टेस्ट हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि कितना फोकस इनका हथियारों की डेवलपमेंट के ऊपर है। आम आदमी वहां पर गरीबी है और डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ हथियारों की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और हथियारों के मामले में वो आगे बढ़ रहे हैं और नए नए हथियारों का प्रशिक्षण करते रहते हैं। सारा खर्चा इनका इसी पर हो रहा है, ये सोच है उनकी, और जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और उस इलाके में पूरी टेंशन का माहौल बना रहता है। और आइए इस जंग के बीच एक खबर आई है जासूसी की। भारत से कौन पाकिस्तान के आईएसआई तक भारत की सीक्रेट चीजें पहुंचा रहा था। आईएसआई के लिए जासूसी पर गिरफ्तारी हुई है इस शख्स की। इसका नाम आदर्श है और आदर्श पर आरोप है, ये नेवी में लांस नायक है। आदर्श पर आरोप है, आदर्श युद्धपोत पर थे और वहां से तस्वीरें पाकिस्तान और आईएसआई तक पहुंचा रहे थे। तो आइए आपको बताऊं आदर्श की गिरफ्तारी एटीएस ने की है और कैसे गिरफ्तारी हुई आदर्श की। यूपी एटीएस के लांस नायक आदर्श कुमार लकी को गिरफ्तार किया गया। आदर्श पर आईएसआई को भारत की युद्धपोत की तस्वीरें भेजने का आरोप है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट को पैसा ट्रांसफर किया। आगरा के कागरौल का रहने वाला है यह आरोपी। केरल के कोच्चि में दक्षिणी नौसैनिक कमान में तैनात था। पाक खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी भेजने का आरोप है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद 10 मार्च को गिरफ्तारी हुई है। नेवी के लांस नायक आदर्श से पूछताछ जारी है। उन्होंने उनके फोन डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। क्या एक ही आईएसआई हैंडलर के साथ उसने जानकारी शेयर की, युद्धपोत के साथ और कौन सी जानकारी भेजी है। जांच टीम हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। और 22 दिन पहले आदर्श की शादी हुई थी। दावा है हनीमून मनाने दुबई गया था। 3 दिन पहले दुबई से लौटा है। इसके बाद यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लकी के पिता के मुताबिक बेटा दुबई नहीं मनाली गया था। अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और एटीएस पूछताछ कर रही है। आज की एक और खबर है, अफसोसनाक है। देश में पहली बार किसी शख्स को इच्छा मृत्यु दी गई है। ये वो शख्स है जिसे इच्छा मृत्यु दी गई है और यह मामला कोर्ट में गया है। ये हरीश राणा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरीश राणा लंबे वक्त से कोमा में थे और इनका मामला कोर्ट पहुंचा। इनके मां बाप चाहते थे कि बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए, वो जिस तकलीफ से गुजर रहा है। कोर्ट में क्या हुआ, खास जजों की बेंच में मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। हरीश राणा 13 साल से कोमा में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। तब से हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। हरीश के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। परिवार के मुताबिक बेटे के इलाज के लिए अपनी संपत्ति तक परिवार ने बेच दी, लेकिन अब आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। साथ ही बेटे की तकलीफ भी नहीं देखी जाती। हरीश को जिंदा रखने के लिए बाहरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट दिया जा रहा था। अब तक कोर्ट के आदेश के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। इससे मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सकेगी। वो ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। हरीश पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब पर निर्भर है। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर है और रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। 13 साल से बिस्तर पर होने से
कई गहरे घाव बन गए। माता पिता ने 3 साल पहले कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांगी थी। जस्टिस JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाते समय जस्टिस पारदीवाला खुद रो पड़े। यह हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन इस लड़के को यूं ही अपार दुख में नहीं रख सकते। हम उस स्टेज में हैं जहां हमें आखिरी फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के परिवार की जमकर तारीफ की। परिवार ने हरीश का साथ कभी नहीं छोड़ा। किसी से प्यार करने का मतलब है कि सबसे बुरे समय में भी उनकी देखभाल करना। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी के शब्दों का हवाला दिया, ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि वो जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। फैसले के दौरान शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की लाइन का भी जिक्र है, टू बी और नॉट टू बी, कई बार मरने के अधिकार पर विचार करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के केस में केंद्र से कानून बनाने को कहा है। सुनिए जरा हरीश का परिवार क्या कुछ कह रहा है और पूर्व CJI क्या कह रहे हैं। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। ये एग्जाम्पलरी एक जजमेंट आया है और राइट टू डाई का एक रास्ता खुल रहा है ये इससे। और ये आर्टिकल 21 जितना इंश्राइन है राइट टू लाइफ को लेके, उसी में एक छोटी सी किरण राइट टू डाई की भी आई, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कई बार जीवन में जिसका कोई इलाज नहीं होता। ऐसा ही हरीश राणा के केस में हो रहा। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि हरीश राणा को अपने नेचुरल स्टेट में रखा जाए और जब तक वो जी सकता है, जब तक वो कोऑपरेट कर सकता है उसका सोल और बॉडी आपस में, तब तक रहे, उसके बाद उसको मुक्त हो जाए। आज की एक और खबर है, कैसे एयर इंडिया के विमान का टायर फट गया, रनवे पर निकल गया प्लेन का पहिया। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह तस्वीर है एयर इंडिया का प्लेन जैसे ही लैंड हुआ, लैंडिंग के दौरान दावा है पहिया निकल गया। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं एयर इंडिया के प्लेन के अंदर की, जैसे ही लैंड हुआ, ये देखिए। और ये है वो पहिए की हाल, पहिया किस तरह से फट चुका है। और आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास? आज से करीब 500 साल पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और इसके जरिए उन्होंने जिंदगी में तनाव मुक्त रहने और आगे बढ़ने का बहुत बड़ा फंडा दिया। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मतलब जिस परिवार या संस्थान में आपसी प्रेम, तालमेल और सकारात्मक सोच होती, वहां साधन कम होने पर भी धीरे धीरे सभी सुख, समृद्धि और तरक्की आ जाती है। क्योंकि ऐसे लोग किसी परेशानी में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के बजाय मिलकर उससे निपटने का प्लान बनाते हैं। वो किसी समस्या पर चिंता से ज्यादा चिंतन करते हैं। लेकिन जहां आपसी खींचतान, जलन और कलह होती है, वहां दुख, परेशानी और झगड़ा ही होता रहता है। क्योंकि हर जगह ऐसे लोग परेशानी या नाकामी का ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ते हैं और कुछ अच्छा हो जाए तो उसका क्रेडिट लेने के लिए होड़ लग जाती है। इस तरह तुलसीदास जी ने इस चौपाई के जरिए लाइफ का बड़ा फंडा दिया कि असली संपत्ति धन दौलत या शोहरत नहीं है, बल्कि परिवार का तालमेल, प्रेम और सद्भाव है।